वेलकम बैक टू एनजी कॉन अकेडमी। और जो नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करने लगे हैं वो है हमारा रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का। ये चैप्टर मैंने देखा है कि बच्चों को तकरीबन ऑलमोस्ट सबको ही बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है। और सबका कहना होता है कि ये चैप्टर बड़ा मुश्किल सा है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इसका डर निकालूं स्टूडेंट्स में से, ठीक है। ये चैप्टर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये कभी सोच के नहीं करना कि ये मुश्किल है, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा ये सोच के करना है कि इसका हमने सब कुछ किया हुआ है और हमने बस उसको थोड़ा सा चेंज करके पढ़ना है। इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग ये सोच के पढ़ेंगे तो मैं श्योर हूं कि आप लोगों को ये चैप्टर मुश्किल नहीं लगेगा, और अभी हम ये पहले लेक्चर में ही प्रूफ कर देंगे। पर्सनली ये चैप्टर मेरा शायद फर्स्ट ईयर का सबसे ज्यादा फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें हैं वो बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं, बहुत आसान भी हैं और बहुत मजे की भी हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर स्टार्ट करने के लिए आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि ये लीनियर मोशन ही है, बस सिर्फ सिंबल्स चेंज है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच के करेंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कभी भी इस चैप्टर में कुछ मुश्किल होगा, ठीक है। हम यहां पर कंपेयर कर लेते हैं लीनियर को, और लीनियर के साथ ही यहां पे सर्कुलर को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लीनियर में हमने पढ़ा है मैस, जिसको हम m से लिखते हैं। लीनियर में हमने पढ़ी है वेलोसिटी, जिसको हम v से लिखते हैं, बल्कि डिस्टेंस से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, उसको हमने लिखा था s से। हमने वेलोसिटी पढ़ी थी, उसको हमने लिखा था v से। वेलोसिटी इक्वल थी s बाय t के। एक्सेलरेशन हमने पढ़ी थी, एक्सेलरेशन इक्वल थी v बाय टी के। एक्सेलरेशन के बाद हमने नेक्स्ट चीज पढ़ी थी फोर्स। फोर्स इक्वल था एम ए के। फिर हमने पढ़ा था अगले चैप्टर में मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल था एम वी के। फिर नेक्स्ट चैप्टर में है हमने देखा जी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल थी हाफ एम वी स्क्वायर के, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने पढ़ी थी अपने अभी पिछले जो लीनियर चैप्टर्स थे उनमें, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन में स्टूडेंट्स कोई नई चीज नहीं आई, ठीक है। यही चीजें हैं, सेम यही चीजें हैं, सिर्फ फर्क कितना है, फर्क इतना है कि उसके सिंबल्स चेंज है। मैस की जगह हम लफ्ज यूज कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसका सिंबल हम दे देते हैं आई। डिस्टेंस की जगह हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं और उसका सिंबल ले लेते हैं थीटा। v की जगह हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं और ओमेगा ले लेते हैं। a की जगह हम एंगुलर लगा देते हैं और हम अल्फा लिख देते हैं। f की जगह हम टॉर्क ले लेते हैं। मोमेंटम की जगह हम एंगुलर मोमेंटम L ले लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी की जगह हम काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल R ले KER ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर सिर्फ हमने सिंबल चेंज किए, आगे इक्वेशंस सेम रहती हैं। जिससे यहां पर s बाई टी था ना, तो s की जगह हमने यहां थीटा लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई टी हो जाएगा। यहां पर अल्फा था तो v बाई टी था, तो v की जगह हम क्या लिख देंगे, ओमेगा, तो ये ओमेगा बाई टी हो जाएगा। फोर्स जो था वो m है था, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, m की जगह i हो जाएगा, a की जगह अल्फा हो जाएगा। मोमेंटम L आ गया, तो m की जगह i आ गया, v की जगह ओमेगा आ गया। काइनेटिक एनर्जी थी, तो काइनेटिक एनर्जी में हाफ m की जगह i आ गया और v की जगह ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो अगर आप यहां पर देखें स्टूडेंट्स, तो ये सारी की सारी इक्वेशन सेम है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, सिंबल्स और अल्फाज। इधर हम लीनियर लीनियर लेफ्ट साइड पे कह रहे थे, राइट साइड पे हमने रोटेशनल रोटेशनल कहना शुरू कर दिया। इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ा। एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ना हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ना हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ना एक्सेलरेशन, कुछ भी नहीं पता। हमने सिर्फ अभी ये वाली चीज देखी है कि भाई सिंबल्स के चेंज में क्या फर्क पड़ता है। सवाल करता हूं आप लोगों से सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन के साथ कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड गेन्स एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ
5 रेडियन पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स, उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं मुझे। ठीक है, अब ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन तरीका क्या होता है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का कि अगर आपको नहीं समझ आ रही कि एंगुलर में क्या है, आप उसको लीनियर में कन्वर्ट कर दें। मैं कह देता हूं बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड गेन्स अ लीनियर, एंगुलर को मैं गायब कर देता हूं। वेलोसिटी ऑफ 5 रेडियन पर सेकेंड है तो इसको मैं मीटर पर सेकेंड कर देता हूं, इन 2 सेकेंड, और फाइंड लीनियर एक्सेलरेशन। अब क्या आप यह सवाल सॉल्व कर सकते हैं? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब मेरे सारे स्टूडेंट्स ये सवाल सॉल्व कर सकेंगे। किस तरह से कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई टी। अब इसी इक्वेशन को क्यों ना आप एंगुलर में बना लें कि अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई बाई टी। ओमेगा एफ कितना है? 5 रेडियन पर सेकेंड है तो 5 आ गया। रेस्ट था तो आई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, लीनियर का ही सवाल था, सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स का फर्क था। ठीक है, तो क्यों ना आप यूनिट्स थोड़े से चेंज कर लें अपनी आसानी के लिए। तो ये हो गया एक सवाल। एक और एग्जांपल देता हूं, उसके बाद थोड़ा और इसी चीज को आगे एलेबोरेट भी करता हूं कि कैसे ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सवाल इस तरह से है कि अ बॉडी हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू 2 kg मीटर स्क्वेयर is rotating with angular velocity of 5 radian per second. Find the angular momentum. अब हमें नहीं पता एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ना हमने पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लेकिन हमें यह पता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम होता है mv। इसी को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो मैं लिख सकता हूं L इज इक्वल टू आई ओमेगा, जस्ट सिंबल्स चेंज किए। आई हमें दिया हुआ है 2, ओमेगा हमें दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। तो ये मेरा आपको इस सब का मकसद क्या है ये समझाने का कि एंगुलर जो मोशन है उसके न्यूमेरिकल्स मुश्किल नहीं होते, उसके कॉन्सेप्ट थोड़े से टेक्निकल होते हैं, वो हम आगे देख लेंगे कैसे, लेकिन मुश्किल नहीं है ये चैप्टर। ठीक है, अगर आपको लीनियर अच्छे तरीके से आता है तो एंगुलर में आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। आगे जाते हैं, मजीद थोड़ा सा देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस को। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। और एक और इक्वेशन हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। उसकी इक्वेशन थी कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू वी आई प्लस ए बाई 2n माइनस 1। अगर यही सब स्टूडेंट्स मैं रोटेशनल में ले जाऊं तो रोटेशनल में लेके जाके इसमें क्या फर्क आएगा? अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग मुझसे पहले कर चुके होंगे। वी एफ है तो ओमेगा एफ हो जाएगा, ओमेगा आई प्लस अल्फा टी लिख दूंगा। एस है तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर कर दूंगा। 2as है तो 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वेयर माइनस ओमेगा आई स्क्वेयर कर दूंगा। यहां पर थीटा ऑफ n सेकेंड्स nth सेकेंड इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा बाई 2n माइनस 1 लिख दूंगा। ठीक है, तो सेम इक्वेशंस को मैंने जस्ट क्या किया है कि रोटेशनल में कन्वर्ट कर दिया है। 2 एग्जांपल्स लेके चलते हैं इसकी भी, ताकि आप लोगों को मजीद अच्छे तरीके से ये सारी चीज क्लियर हो जाए। पहली एग्जांपल में ये ले लेता हूं कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 radian per second square. How many revolutions will it cover in, या बल्कि how much radians लिख देते हैं, अभी आप लोगों को कन्वर्जन्स नहीं आती,
radians will it cover in, let's say, 10 seconds? लीनियर के तौर पे लेके चलें स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर मैं एंगुलर पे चला जाऊंगा तो काफी अजीब सा हो जाएगा। मैं कहता हूं बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद अ लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। हाउ मैनी रेडियंस की जगह मैं कह देता हूं हाउ मच मीटर्स विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, लीनियर का सोचे सारा, तो आप सोचेंगे कि भाई अगर मैं सेकंड इक्वेशन लगाऊं s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यों ना मैं इसको रोटेशनल में लिख दूं कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वेयर। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू, ये जीरो है तो ये सारा जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 10 स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा जी 2 से कैंसिल हो जाएगा और 100 रेडियंस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम सवाल है, सेम सब कुछ है, बस सिर्फ क्या है कि रोटेशनल में लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। इसी सवाल को इस तरह करते हैं कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विथ अल्फा ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर, फाइंड डिस्टेंस कवर इन 3rd सेकेंड। अब ये nth सेकेंड का सवाल है कि भाई 3rd सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा। फॉर्मूला आप लोगों के पास लिखा हुआ है कि थीटा n इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस a बाई 2 अल्फा हो जाएगा ये 2n माइनस 1। ओमेगा आई 0 है, अल्फा जो है वो आपके पास 2 है तो 2 बाई 2, nth क्या है 3 है तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। तो आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास 6 माइनस 1 5 रेडियंस। ठीक है, तो कितने रेडियंस कवर करेगा ये कवर करेगा जी 5 रेडियंस। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि भाई अगर आपके पास रोटेशन का कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो उस पर परेशान नहीं होना, उसको ये सोचना है कि ये एक लीनियर का सवाल है। ठीक है, और आपने एट द एंड कन्वर्ट कर देना है। जो एंगुलर की स्पेशलाइज्ड बातें हैं वो हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को इस पे नहीं फोकस कराऊंगा कि भाई ये न्यूमेरिकल है, इसका ये आंसर है, ये उसकी बेसिक टेक्निक यही रहेगी। जो एडिशनल बातें हैं कि भाई जिस तरह क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक अब आप लीनियर में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्लॉक का लीनियर मोशन नहीं होता। इस तरह कन्वर्जेंस हैं, इस तरह और डायरेक्शंस हैं, ये चीजें हमारे पढ़ने की हैं आगे। जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मैंने एक बनाया एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा कि सवाल आपने कैसे सॉल्व करने हैं। वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और जो अब हम अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं उसके हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो कि है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक। अच्छा जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, किस तरह से करेंगे, वो सब चीजें देखते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो है कि एंगल सबटेंडेड at a center of a circle by an arc। ठीक है, तो ये है क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझने के लिए क्या है कि कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल की एक आर्क में एक बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आती है। उसने एक डिस्टेंस s कवर किया एक आर्क में। ठीक है, तो इस आर्क की वजह से एक सेंटर में एक एंगल बनेगा। ठीक है, यहां से आपके पास सेंटर में एंगल बनेगा, ये थीटा बनेगा। अगर ये इसका रेडियस है तो ये जो थीटा होगा ये आपके पास होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये थीटा होगा आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। या इसको मैं एक और चीज भी कह सकता हूं, इसको मैं
प्लेन एंगल भी कह सकता हूं। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप लोगों के पास इक्वल होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल के, या s बाय आर के। ठीक है, तो ये है आपके पास क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जस्ट इंट्रोडक्शन। यूनिट की बात करते हैं थोड़ी सी, के यूनिट और बाकी चीजें। सबसे पहले देख लेते हैं भाई कि क्या जो है ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है या डिराइव क्वांटिटी है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये ना बेस है और ना डिराइव्ड है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यूज में आने वाली। अगली चीज बात कर लेते हैं जी थोड़ी सी यूनिट की। तो जो एसआई यूनिट है हमारे पास वो है जी रेडियन। ठीक है, जिसको हम सिंबल में मैं RAD से मेंशन करता हूं। 1 रेडियन की बात करें तो 1 रेडियन तब होता है जब हमारे पास S और R इक्वल हो जाए। यानी कि अगर ये सर्कल था, ये हमारी आर्क थी जिसका डिस्टेंस S था, और ये हमारा रेडियस था, तो जब ये S और R इक्वल होंगे तो एंगल कितना बनेगा सेंटर में, 1 रेडियन बनेगा। ठीक है, अच्छा, बाकी यूनिट्स की अगर बात की जाए, अदर यूनिट्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अदर यूनिट्स में हमारे पास आ जाता है रेवोल्यूशंस। ठीक है, हमारे पास आ जाता है डिग्रीज, हमारे पास आ जाता है आर्क ऑफ अ मिनट, हमारे पास आ जाता है आर्क ऑफ अ सेकेंड। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि कन्वर्जेंस में हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी होती हैं। तो इनकी कन्वर्जेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जी हम रेवोल्यूशंस और रेडियंस की कन्वर्जन को। हमें यह पता है स्टूडेंट्स कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने जो हैं वो आपके पास रेडियंस होते हैं, तो 2 पाई आपके पास रेडियंस होते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल में, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो अगर मैं कहूं कि एक रेडियन में कितने रेवोल्यूशंस होते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई रेवोल्यूशंस होते हैं। डिग्री की अगर हम कन्वर्जन देख लें तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं या 360 डिग्रीज होते हैं। तो मैं इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 पाई रेडियंस जो हैं वो 360 डिग्रीज के इक्वल है, या 1 रेडियन जो है वो 360 बाय 2 पाई या 57.3 डिग्रीज के इक्वल है। या मैं लिख सकता हूं कि 1 डिग्री जो है वो 2 पाई बाय 360 या 0.017 रेडियंस के इक्वल है। ठीक है, तो ये है हमारे पास डिग्री और रेडियन की कन्वर्जन। फाइनली हम देख लेते हैं आर्क ऑफ अ मिनट और आर्क ऑफ अ सेकेंड को। तो आर्क ऑफ अ मिनट जो है, 1 आर्क ऑफ अ मिनट जो है वो 1/60 डिग्रीज है। ठीक है, यानी कि 1/60 डिग्रीज 1 आर्क ऑफ अ मिनट है, और आर्क ऑफ अ सेकेंड जो है वो 1/3600 डिग्रीज है। ठीक है, तो ये कुछ कन्वर्जेंस है आपके पास। ये आपको जस्ट, ये जो आखिरी 2 कन्वर्जेंस है इनके बारे में जस्ट थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर कभी एमसीक्यू में आ जाए तो आपको पता हो कि ये कितना होता है। ठीक है, तो ये है आपके पास क्या सारी कन्वर्जेंस के सब, इसकी जो यूनिट्स हैं और उनकी कन्वर्जेंस हैं उनको कैसे करते हैं। अगली चीज थोड़ी सी देख लेते हैं, वो है जी डायरेक्शन से रिलेटेड, कि डायरेक्शंस में क्या है। सबसे पहले ये देखना है कि भाई ये जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर ये एक स्केलर क्वांटिटी है।
तो पूरी बुक में ये एक वाहिद क्वांटिटी है कि ये एक्ट्स एज बोथ स्केलर एंड वेक्टर। ये वाहिद क्वांटिटी ऐसी है किताब की जो कि स्केलर भी है और वेक्टर भी है। फॉर स्मॉलर एंगल्स, ठीक है, बहुत छोटे एंगल्स के लिए ये जो है ये वेक्टर है। रीजन मैं भी आपको बताऊंगा। और फॉर लार्जर एंगल्स ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और हम इसे क्यों स्केलर और वेक्टर कहते हैं वो डिपेंड करता है हमारे पास एस के ऊपर। देखिए, दो सर्कल्स के केसेस ले लेते हैं। पहले केस में मैं कहता हूं आप लोगों को कि एक बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया, तो इसमें अगर आप डिस्टेंस देखें तो वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि वो एक डिस्प्लेसमेंट है। तो इस केस में जो एंगल बनेगा, जो थीटा होगा, वो हमारे पास वेक्टर होगा, क्योंकि ये क्या है, ये वेक्टर है। लेकिन अगर मैं बड़े एंगल से लूं, यानी कि मैं कहता हूं मैं यहां से यहां तक लेता हूं, तो अब जो है वो मेरे पास एस जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रही। ठीक है, तो इस वजह से इस पॉइंट पे जो थीटा बनता है उसको हम कहते हैं कि ये जो है ये क्या है, स्केलर है। अब बात ये है स्टूडेंट्स कि अगर स्केलर है तो फिर तो कोई डायरेक्शन नहीं है, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर वेक्टर है तो कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगा। अब उसका डायरेक्शन क्या होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो एक बात आप लोग याद रखें, इसको मैं नाम देता हूं इस टॉपिक को डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज। मैंने यहां पर ये नहीं लिखा हुआ स्टूडेंट्स के डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैंने लिखा है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज। ये क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है, एंगुलर वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, टॉर्क भी है, एंगुलर मोमेंटम भी है। इन सारी क्वांटिटीज का डायरेक्शन आप एक ही तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, यहां पर एक मैं स्टेटमेंट लिखता हूं ताकि अगर कभी आप लोगों के पास एमसीक्यू आए तो वो आप लोगों को आता हो। और स्टेटमेंट इस तरह से है कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है इस तरह करके, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो इसका डायरेक्शन या इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। ठीक है, इसके अलावा इसका डायरेक्शन नहीं होगा। हमेशा एंगुलर क्वांटिटीज का डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। यह बात आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। ठीक है, अभी हम क्योंकि पढ़ रहे हैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए जो रूल यूज होता है वो होता है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है डायरेक्शन ऑफ मोशन में। तो जो आपका थंब होगा वो आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कैसे? दोनों केसेस ले लेते हैं। पहले केस में हम कहते हैं जी कि बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है, और दूसरे केस में हम कहते हैं कि बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है। ठीक है, यह है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और यह है आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर मैं राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करूं इस डायरेक्शन में और थंब को एक्सटेंड करूं, तो आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स के जो डायरेक्शन आएगा वो आएगा इस तरह से।
ठीक है। जबकि अगर मैं इस केस में अपनी फिंगर्स को कर्ल करूं तो आप लोगों को पता चलेगा कि डायरेक्शन आएगा इस तरह से, ठीक है। तो अगर एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आउट ऑफ द पेपर होता है, ठीक है, यानी कि आपकी तरफ होता है। और अगर एक बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो उसका डायरेक्शन इनटू द पेपर होता है, यानी कि अवे फ्रॉम यू होता है, ठीक है। तो ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। फाइंड किस तरह करते हैं, राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। और डायरेक्शन होता किस तरफ है, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, क्लॉक के ऊपर आते हैं। अच्छा, क्लॉक की अगर बात की जाए तो क्लॉक के पास 3 जो हैं वो नीडल्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहली जो है वो आपके पास सेकंड हैंड होता है, फिर आपके पास मिनट हैंड होता है, और फाइनली जो है वो आपके पास आवर हैंड होता है। तो इन सबको जरा अलग अलग से डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम सेकंड हैंड को देखें तो सेकंड हैंड को मैं इस तरह से लिख सकता हूं स्टूडेंट्स के, सेकंड हैंड जो है वो एक 60 सेकंड्स में 1 रेवोल्यूशन करता है। मैं लिख सकता हूं, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये 60 सेकंड्स में 2 पाई रेडियंस कवर करता है, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है। अगर मैं कहूं कि ये 1 सेकंड में कितना करता है तो मैं इस तरह लिख दूंगा कि 2 पाई बाय 60 रेडियंस, या ये 260 के साथ कैंसिल होके पाई बाय 30 रेडियंस हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि x सेकंड्स कितना करता है तो मैं यहां पे भी x को अप्लाई कर दूंगा और इधर भी मैं x को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास रेडियंस आ जाएगा। तो ये बन गई मेरे पास किसकी, सेकंड हैंड की इक्वेशन बन गई। आगे जाते हैं, मिनट हैंड को देखते हैं। तो मिनट हैंड ये है कि मिनट हैंड 60 मिनट्स में एक रेवोल्यूशन कवर करता है, या मैं इसको लिख सकता हूं कि 60 मिनट्स में 2 पाई रेडियंस कवर करता है। 1 मिनट में ये 2 पाई बाय 60 रेडियंस, या सिंपली पाई बाय 30 रेडियंस कवर करता है। या अगर मैं x मिनट्स का फाइंड करना चाहता हूं तो x मिनट्स में ये पाई बाय 30 इंटू एक्स रेडियंस कवर करता है। ये बन गई जी हमारे पास किसकी, मिनट हैंड की इक्वेशन। फाइनली देख लेते हैं आवर हैंड को। तो आवर हैंड 12 आवर्स में एक रेवोल्यूशन कवर करता है, या मैं लिख सकता हूं कि 12 आवर्स में 2 पाई रेडियंस कवर करता है, या 1 आवर में 2 पाई बाय 12 रेडियंस कवर करता है, और इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं कि पाई बाय 6 रेडियंस कवर करता है। और अगर मैं x आवर्स का फाइंड करना चाहता हूं तो x आवर्स में ये पाई बाय 6 इंटू एक्स रेडियंस कवर करता है। तो ये फाइनली बन गई हमारे पास किसकी, आवर हैंड की इक्वेशन। अब मैं सवाल करता हूं आप लोगों से, सवाल ये है कि लेट्स से 20 सेकंड्स में सेकंड हैंड कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, या मैं कह देता हूं कि लेट्स से 10 मिनट्स में मिनट हैंड कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, या 8 आवर्स में जो हमारे पास आवर हैंड है वो कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, तो ये 3 एक सवाल हो गए। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने जस्ट क्या करना है कि इक्वेशन में वैल्यूज डालनी है। तो 20 है तो 20 हो जाएगा, तो 20 सेकेंड्स के लिए पाई बाय 30 इंटू 20 हो जाएगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा 2π/3 रेडियंस। ठीक है, यहां पर आ जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे, 10 डाल देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा π/3 रेडियंस। और जब इधर आ जाएंगे तो इधर हो जाएगा आपके पास 8 आवर्स है तो हो जाएगा 8 आवर्स का हो जाएगा 8π/6 या सिंपली 4π/3 रेडियंस। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर्स आ जाएंगे। फाइनली एक और सवाल जो मेरे माइंड में है वो ये है कि कभी कभी आप लोगों से कन्वर्जन का सवाल पूछ लिया जाता है। सवाल किस तरह से होगा, सवाल ये होगा कि 30 सेकंड्स में मिनट हैंड कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब ये देखें, ये आपसे कन्वर्जन का सवाल पूछा हुआ है, यानी कि सेकंड का देके मिनट का पूछा हुआ है। तो इसका क्या हल है कि इसमें आपने सबसे पहले कन्वर्जन करनी है। ठीक है, 30 सेकंड्स जो हैं वो आपके पास 30 डिवाइडेड बाय 60 1/2 मिनट्स बनते हैं। अगला आपने मिनट की इक्वेशन यूज कर लेनी है, जो कि आपके पास है कि हाफ मिनट्स में आपके पास π/30 इंटू एक्स रेडियंस। एक्स है आपके पास यहां पे 1/2 मिनट्स, तो ये हो जाएगा π/60 रेडियंस मिनट हैंड कवर करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्लॉक के सारे सवाल हो गए और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां पे हमारा एंड होता है। वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद जो आप लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कोर्स में, वो है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का टॉपिक। तो शुरू करते हैं एंगुलर वेलोसिटी से। अच्छा जी, एंगुलर वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं जी के रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम बात करें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, तो इसका सिंबल जो है वो है हमारे पास ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा इक्वल होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम के। अच्छा जी, बेसिकली ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज, वेलोसिटी है क्या चीज। तो एंगुलर वेलोसिटी को समझने के लिए आपने बस ये याद रख लेना है कि ये हमें बताता है कि हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज रोटेटिंग। ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा कि एंगुलर वेलोसिटी का सेकंड नेम जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी, और सेकंड नेम है इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये दोनों चीजें ना स्टूडेंट सेम है आपके पास। ठीक है, तो इसलिए मैं ओमेगा को 2π/f लिख सकता हूं, और ये है मेरे पास किसकी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन। ठीक है, तो अगर कभी आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा हो तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी एक ही चीज है। नेक्स्ट चीज जाते हैं, जरा इसकी यूनिट्स के बारे में देख लेते हैं कि यूनिट्स का क्या हिसाब है। तो इसका जो SI यूनिट है हमारे पास वो है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसके जो डायमेंशंस हैं वो इक्वल हैं T-1 के। ठीक है, और हम कहते हैं कि इसके जो डायमेंशंस हैं वो सिमिलर हैं टू डायमेंशन ऑफ T-1 स्टूडेंट्स। और किसका डायमेंशन होता है, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो इसके और फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस क्या है, सेम है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अदर यूनिट्स की। तो इसके जो अदर यूनिट्स हैं वो हमारे पास हैं रेवोल्यूशन पर मिनट,
जिसको हम आरपीएम भी लिखते हैं। इसके अलावा साइकिल्स पर मिनट, इसके अलावा डिग्रीज पर सेकंड, इसके अलावा साइकिल्स पर सेकंड। तो ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है, हमारे पास यूनिट्स हैं एंगुलर वेलोसिटी के। नेक्स्ट चीज स्टूडेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास कन्वर्जन है ऑफ रेडियन पर सेकंड एंड रेवोल्यूशन पर मिनट, क्योंकि काफी बार मैंने देखा है कि सवाल आपको आया होता है रेवोल्यूशन पर मिनट पे या रेडियन पर सेकंड पे और उसको आपने सॉल्व करना होता है। अच्छा, कन्वर्जन जो है वो इसकी कैसे होती है? इसकी कन्वर्जन बहुत सिंपल है कि 1 रेवोल्यूशन पर 1 मिनट को आपने कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में। तो एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं? तो 2 पाई रेडियंस होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड के। तो सिंपली मैं लिख सकता हूं कि 1 आरपीएम इज इक्वल टू पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड, या 1 रेडियन पर सेकंड इज इक्वल टू 30 बाय पाई रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अब इस सब को समझने के लिए एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाए। सवाल इस तरह से है कि a body covers 2 revolutions in 1 minute, find, ये इसको 2 मिनट ही कर देते हैं, बल्कि इसको 4 कर देते हैं और इसको 2 मिनट्स कर देते हैं। 2 मिनट्स फाइंड ओमेगा इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखें स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है कि बॉडी का ओमेगा होता है हमारे पास डेल्टा थीटा बाय टी। थीटा हमें दिया हुआ है 4 और टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स। तो ये हो जाएगा 2 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ठीक है, अब हमने 2 रेवोल्यूशंस पर मिनट को कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में। तो हमें पता है कि 1 रेवोल्यूशन पर मिनट जो है वो पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड होता है। तो 2 रेवोल्यूशन पर मिनट जो है वो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड, या सिंपली पाई बाय 15 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर इन रेडियन पर सेकेंड। तो आई होप कि ये जो कन्वर्जन है यूनिट की, स्पेशली रेडियन पर सेकेंड की इनटू आरपीएम या वाइस वर्सा, तो ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चीज जाते हैं, देखते हैं जरा इसका डायरेक्शन देखते हैं कि डायरेक्शन को हम किस तरह से हैंडल करेंगे। तो डायरेक्शन जो है हमारे पास, वो अगेन हमने पता है कि जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो क्या है, तमाम के तमाम का डायरेक्शन होता है हमारे पास अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका भी जो सबसे पहले ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मेंशन करना लाजमी है। फिर इसका जो डायरेक्शन है वो है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, और रूल इसके लिए भी हम वही जो हमने पहले पढ़ा था, सिंपली राइट हैंड रूल यूज करेंगे, जिस रूल के मुताबिक फिंगर्स जो हैं वो मोशन की डायरेक्शन में होगा और जो थंब होगा वो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो इस तरह से मैं कर सकता हूं कि एक में हम क्लॉकवाइज मोशन ले लेते हैं, एक में हम एंटी क्लॉकवाइज मोशन ले लेते हैं। तो पहले में हम कंसिडर कर लेते हैं जी इस तरह से ये मोशन, और दूसरे में हम कंसिडर कर लेते हैं ये मोशन। ठीक है, अब जब इसमें मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो मेरे पास जो डायरेक्शन आएगा वो इस तरह से अपवर्ड आएगा। ठीक है, जबकि इसमें अगर मैं फाइंड करूंगा राइट हैंड रूल से तो
डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी मैं लिख सकता हूं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउटसाइड होगा या अवे फ्रॉम होगा, और अगर क्लॉकवाइज मोशन होगा तो फिर इनटू द पेपर होगा। सही है, तो ये है आपके पास क्या, थोड़ा सा डायरेक्शन से रिलेटेड बातें। अच्छा जी, डायरेक्शन के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, वो जिस तरह हमने पिछले टॉपिक में क्लॉक को डिस्कस किया था, तो इसमें भी हम जरा क्लॉक को देख लेते हैं। अगर क्लॉक की बात की जाए तो अगेन क्लॉक के पास कितने हैंड्स होते हैं? 3 हैंड्स होते हैं। हमारे पास सेकंड हैंड होता है, हमारे पास मिनट हैंड होता है, और फाइनली जो है वो हमारे पास आवर हैंड होता है। तो इनको अभी फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें ये पता है कि ओमेगा जो है वो इक्वल है थीटा बाय टी के। इसको मैं 2 पाई बाय टी भी लिख सकता हूं फॉर फुल रोटेशन, क्योंकि फुल रोटेशन में थीटा जो है वो 2 पाई होता है और टाइम जो है वो टाइम पीरियड के इक्वल हो जाता है। अब टाइम पीरियड ऑफ सेकंड क्लॉक जो है वो है मेरे पास 60 सेकेंड्स, क्योंकि सेकंड हैंड जो है वो 1 रोटेशन कंप्लीट करता है 60 सेकेंड्स में। तो इसलिए इस इक्वेशन को मैं चेंज करके लिख सकता हूं 2 पाई बाय 60, या सिंपली मैं इसको लिख सकता हूं पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। तो सेकंड हैंड की वेलोसिटी क्या है? पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड है। मिनट हैंड की अगर हम बात करें तो मिनट हैंड में भी वही बात है कि इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाय टी, लेकिन मिनट हैंड 1 कंप्लीट रोटेशन कवर करता है 60 मिनट्स में। तो इस इक्वेशन को मैं चेंज करके लिख सकता हूं 2 पाई बाय 60 रेडियंस पर मिनट, या पाई बाय 30 रेडियन पर मिनट। अगर इसको मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं पाई बाय 30 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से, तो ये मेरे पास बन जाएगा पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, फाइनली जो है वो हमारे पास आवर हैंड आ जाता है। तो आवर हैंड के लिए अगेन 2 पाई बाय टी, लेकिन यहां पर टी हमारे पास इक्वल है 12 आवर्स के, क्योंकि एक कंप्लीट राउंड जो है वो आवर हैंड 12 आवर्स में कंप्लीट करता है। तो ये इक्वेशन कुछ चेंज हो जाएगी कि 2 पाई बाय 12 या पाई बाय 6 रेडियन पर आवर्स। ठीक है, अगर मुझे इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं इस पाई बाय 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 इंटू 60 से, और इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा पाई बाय 21600 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर स्टूडेंट्स अच्छी बात यह है कि पिछले टॉपिक में हमें डिफरेंट चीजें दी जा सकती थी, लेकिन यहां पर जो है वेलोसिटीज कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए कोई भी घड़ी होगी वो 1 मिनट तो 60 सेकंड में कवर करेगी ना। इसी तरह कोई भी हमारे पास मिनट हैंड होगा तो वो 1 घंटा 60 मिनट में कवर करेगा। तो इसलिए इसका फायदा यह है कि अगर आपको ये वैल्यूज याद है जिन पे मैंने सर्कल किया है तो सवाल आपका इन्हीं में से आएगा। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं, ये चेंज नहीं होती। तो ये होगी हमारी थोड़ी सी क्लॉक की बात, और हमारा ये जो एंगुलर वेलोसिटी वाला है ये टॉपिक एंड होता है। ठीक है, इसकी कुछ कन्वर्जन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि लीनियर और रोटेशनल में क्या रिलेशन है। बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स, और एंगुलर वेलोसिटी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन का। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो हम कहते हैं कि ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है,
यानी कि इसका साइन अल्फा है, तो अल्फा इक्वल है मेरे पास डेल्टा ओमेगा बाय टी के, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, तो ये है मेरे पास क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद एक लाइन में यहां पर लिखवा देता हूं, क्योंकि काफी बार वो सवाल आता है और बच्चे गलत कर देते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0 इफ ओमेगा इज कांस्टेंट। ठीक है, या अगर मैं सिंपली लिख दूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा क्या है मेरे पास, वो 0 है, क्योंकि ओमेगा क्या है, वो कांस्टेंट है। अच्छा, अगर यूनिट की बात की जाए तो इसका यूनिट जो है वो आता है एसआई यूनिट, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशंस की बात की जाए तो डायमेंशंस जो हैं इसके वो है t-2, और अगर और यूनिट की बात की जाए तो वो आ जाते हैं मेरे पास रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर, साइकिल्स पर मिनट स्क्वायर, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, और इसी तरह के और यूनिट्स आ जाते हैं। अच्छा, डायमेंशन से मुझे याद आया कि एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि यूनिट रखती है लेकिन कोई डायमेंशंस नहीं रखती। ठीक है, तो ये एक वाहिद क्वांटिटी है किताब में जिसके यूनिट है लेकिन उसका कोई डायमेंशन नहीं है। और इसके मुकाबले में स्ट्रेन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका ना ही कोई यूनिट है और ना ही कोई डायमेंशंस है। ठीक है, तो ये दो एक्स्ट्रा चीजें मुझे याद है कि मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। अच्छा, यूनिट के बाद जनरल सी डेफिनेशन के बाद आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन पे, जो कि इसका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन बहुत मैटर करता है। अच्छा जी, सबसे पहले वही जो बात हम करते हैं कि क्या एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो जी हाँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगली चीज क्या कि इसका भी डायरेक्शन जो है वो क्या है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। लेकिन इसका जो थर्ड पॉइंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक हम पढ़ते आए हैं राइट हैंड रूल, लेकिन यहां पर राइट हैंड रूल भी यूज होता है और यहां पर लेफ्ट हैंड रूल भी यूज होता है। राइट हैंड में फिंगर्स जो हैं वो मोशन की डायरेक्शन में करनी है, थंब जो है वो डायरेक्शन बताएगा। लेफ्ट हैंड रूल में भी जो फिंगर्स हैं आपकी वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में रखनी है, और जो थंब है वो आपको डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि कब हमने राइट हैंड यूज करना है, कब हमने लेफ्ट हैंड यूज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों ने स्टूडेंट्स याद रखना है कि राइट हैंड तब यूज करना है जब ओमेगा जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड आप लोगों ने तब यूज करना है जब ओमेगा जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। मैं कहता हूं कि बॉडी इस तरह से घूम रही है। ठीक है, और आपने दूसरे केस में भी मैं कह देता हूं कि बॉडी इसी तरह से घूम रही है। आपने एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखते हैं, तो उसके लिए हमने राइट हैंड रूल अप्लाई किया, तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में आ गई और इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी
इस डायरेक्शन में आ गई। ये जो फर्स्ट वाली बॉडी है आपके पास, ये आपकी स्पीड इंक्रीज कर रही है फ्रॉम 5 to 10 to 15 to 20, जबकि इसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है फ्रॉम 20 to 15 to 10 to 5। ठीक है, अच्छा अब अगर इंक्रीज कर रही है तो मैं राइट हैंड रूल से फाइंड करूंगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, तो वो भी आएगा इसी तरफ। ठीक है, जबकि अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड से फाइंड करूंगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आ जाएगा नीचे की तरफ। आप लोग बेशक करके देख लें, तो एंगुलर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगी और एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ आएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है तो ओमेगा एंड अल्फा आर इन फेज, या कहते हैं कि एंगल बिटवीन ओमेगा एंड अल्फा इज 0 डिग्री। लेकिन जब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो हम लिखते हैं कि ओमेगा एंड अल्फा आर पाई आउट ऑफ फेस, यानी कि 180 डिग्री, या हम कह देते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये है आपका डायरेक्शन से रिलेटेड बातें कि एंगुलर वेलोसिटी अगर तेज हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम डायरेक्शन होगा, और अगर वो स्लो हो रही है तो वाइस वर्सा। नेक्स्ट चीज, एक फैन की एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो जाएंगे। मैं कहता हूं जी कि एक फैन लगा हुआ है सीलिंग में, ये एक फैन है जो लगा हुआ है। ठीक है, और ये फैन जो है ये हमेशा इस तरह से रोटेट करता है कि ये इसके विंग्स इस तरह से चलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप नीचे से देखेंगे तो आपको ये क्लॉकवाइज फील होगा। अब अगर एक बंदा जो है वो नीचे से इसको देख रहा है, मैं कहता हूं यहां से मैं इसको देख रहा हूं, तो और मैं 3 पोजीशंस को ले लेता हूं। एक, जब फैन टर्न ऑन होता है उस वक्त देख लेते हैं। फिर दूसरा, जब वो आफ्टर फ्यू सेकंड्स देख लेते हैं, जब उसने अपनी मैक्सिमम स्पीड अचीव कर ली है। और फाइनली हम उसे देख लेते हैं कि जब हम उसे ऑफ करते हैं तो फिर क्या होता है। इन 3 पोजीशंस पे हम इसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इसकी हमेशा जो है वो डाउनवर्ड ही रहेगी, क्योंकि वो हमने राइट हैंड रूल से ही फाइंड करनी है। ठीक है, ऑन करने वाले को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं रेड कलर से, आफ्टर फ्यू सेकंड्स को हम इस कलर से कर लेते हैं, और ऑफ होने वाले को हम पर्पल ले देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब ये ऑन हुआ था तो ऑन होते हुए इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसने इंक्रीज करना था। इंक्रीज करना था तो हमें राइट हैंड रूल यूज करना था। राइट हैंड रूल जब मैं यूज करूंगा तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऑन हुआ तो दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम था। एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम था, दोनों डाउनवर्ड थे। अब हम देखते हैं कि जी जब कुछ सेकंड गुजर जाएंगे, वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे घूम रहा होगा, तो तब अल्फा कितना होगा, तो तब अल्फा स्टूडेंट्स होगा ही नहीं, अल्फा 0 होगा। क्यों? क्योंकि फैन जो है वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था। थर्ड केस हम देख लेते हैं ऑफ करने वाला। तो ऑफ करने में ओमेगा जो है वो नीचे ही रहेगा, क्योंकि उसका राइट हैंड से फाइंड करेंगे। लेकिन जब मैं अल्फा का फाइंड करूंगा तो वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि जब फैन ऑफ हो रहा होता है तो वो स्लो हो रहा होता है। तो जब हमारे पास ओमेगा डिक्रीज कर रहा था तो ओमेगा और अल्फा के बीच में जो एंगल है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, या इनके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री हो गया। अल्फा जो है वो अपवर्ड हो गया और ओमेगा जो है वो डाउनवर्ड ही रहा। ठीक है,
तो ये फैन की एग्जांपल है और आई होप कि इससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट काफी बेहतर हो गए होंगे। जी कौन अकेडमी स्टूडेंट्स, और अभी जो हमने पढ़ा है सारा, अब उसको थोड़ा सा हमने रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल क्वांटिटीज या एंगुलर क्वांटिटीज। अच्छा, अब इस तरह है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगुलर जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल होती है एस बाय आर के, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, लीनियर और एंगुलर के बीच में आर थीटा का रिलेशन है। अगर मैं इसको एक सर्कल में ड्रॉ करूं तो आप लोगों को एक चीज सिखाना चाहता हूं मैं इधर। अगर मैं कहूं कि ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसमें एक बॉडी जो है वो इस तरह से मूव कर रही है, तो इसमें अगर मैं एक छोटा डिस्टेंस लूं तो एंगुलर का डायरेक्शन इस तरफ होगा, जो रेडियस है वो इस तरह होगा, और जो हमारे पास इस पॉइंट पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ होगी। ठीक है, तो अगर आप कोई भी दो चीजें ले लें, लेट से मैं कहता हूं कि मैं एंगुलर और ये साथ रेडियस लेता हूं, तो दोनों के बीच में आपको कितना एंगल मिलेगा, दोनों के बीच में आपको 90 डिग्री एंगल मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूं कि मैं लेता हूं जी यहां पे एंगुलर और साथ में लीनियर लेता हूं, तो अगेन इन दोनों के बीच में आपको कितना एंगल मिलेगा, इन दोनों के बीच में आपको अगेन 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो इसलिए मैं यहां पर लिखता हूं कि थीटा जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं किसके, रेडियस के। तो इन तीनों के बीच में कितना एंगल है, हमेशा 90 डिग्री रहता है। तो ये होगी हमारे पास रिलेशन बिटवीन एस एंड थीटा। अगली चीज जाके देख लेते हैं जी, हमारा जो नेक्स्ट रिलेशन है वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा जी, तो लीनियर और एंगुलर के बीच में क्या रिलेशन है, तो इस रिलेशन को हम लिखते हैं इस तरह से कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो हमारे पास इक्वल है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगुलर वेलोसिटी, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस आर क्रॉस ओमेगा। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मैं इसको कभी भी आर क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकता, क्योंकि इससे डायरेक्शन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो या मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं ओमेगा क्रॉस आर से, या मैं इसको कर सकता हूं आर क्रॉस ओमेगा से। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ओमेगा आर साइन थीटा। सही है, अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो मैं सिर्फ ओमेगा आर साइन थीटा लिख सकता हूं। अब देखते हैं जरा थीटा किस तरफ है, वही अपनी डायग्राम लेके चलते हैं। तो अगर इस तरह से रोटेट कर रही है बॉडी, ये पॉइंट है हमारे पास, तो इस पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी हमारी है परपेंडिकुलर, रेडियस हमारा जा रहा है जी इस तरह से, और फाइनली जो हमारी वेलोसिटी है वो गई हुई है इस तरह से। ठीक है, तो अब मैं अगर फाइंड करना चाहता हूं एंगल बिटवीन रेडियस और वेलोसिटी, तो वो कितना है, 90 डिग्री है। तो यहां पर मैं डाल दूंगा 90 डिग्री, आर साइन 90 डिग्री, और ये हो जाएगा मेरे पास ओमेगा आर। ठीक है, तो ये है हमारे पास फाइनल रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर भी स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि रेडियस और इनमें 90 डिग्री का वो है
ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी और साथ लीनियर वेलोसिटी की, तो उनके बीच में भी जो है वो 90 डिग्री का ही फर्क है। ठीक है, तो यहां पर भी मैं वो चीज लिख सकता हूं कि v इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा विच इज परपेंडिकुलर टू r। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन हमने देखना है अल्फा एंड लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये क्या है जी, इसमें इस तरह से है कि हमारे पास जो रिलेशन है वो है कि लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर या माइनस आर इंटू अल्फा। ठीक है, और ये रिलेशन कब है, जब आपके पास एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, और जब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो ये रिलेशन ऑपोजिट हो जाएगा और ये बन जाएगा आर क्रॉस अल्फा या माइनस अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, तो ये कब है, जब ओमेगा आपका डिक्रीज हो रहा होगा। खैर दोनों केसेस में अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो होगा अल्फा आर साइन थीटा। थीटा को जिस तरह पहले डिस्कस किया था अभी फिर से कर लेते हैं। अगर एक बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो अल्फा जो है वो मेरे पास या ऊपर होगा या नीचे होगा। रेडियस जो है वो इस तरह से होगा और जो वेलोसिटी है हमारे पास, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन है, वो इस तरफ होगी। अगर मैं किसी भी दो चीजों के बीच में एंगल निकाल लूं तो मेरे पास इस तरह से एंगल बनेगा या फिर मेरे पास इस तरह से एंगल बनेगा, और दोनों केसेस में ये कितना है, 90 डिग्री है। तो यहां पर मैं साइन 90 डाल दूंगा तो मेरे पास एंड पे बच जाएगा या a इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, और यहां पर भी वो बात अप्लाई होती है कि a इज परपेंडिकुलर टू अल्फा विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशंस हैं बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। फाइनली इस सब को समराइज करने के लिए मैं एक सवाल आप लोगों से कर लेता हूं। सवाल इस तरह से है कि एक रॉड जो है वो घूम रही है सर्कुलर मोशन में और उसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। मैं कहता हूं जी कि रॉड ने यहां से मूव किया है और वो इस पोजीशन पे आ गई है, यहां पर बी, यहां पर ए। अब हमने ये बताना है कि 6 क्वांटिटीज ले लेते हैं अपने पास, लीनियर, एंगुलर, बल्कि एंगुलर लीनियर लेके चलते हैं, एंगुलर, लीनियर, एंगुलर, लीनियर और एंगुलर और लीनियर। ठीक है, हमने ये बताना है कि ए पॉइंट ने ज्यादा थीटा कवर किया है या बी ने, ए ने ज्यादा ओमेगा कवर किया है या बी ने, एंड सो ऑन। सबसे पहले बात करते हैं जी ओमेगा की। ठीक है, ओमेगा की बात करते हैं। अगर ये सर्कल है और मैं कहता हूं कि हमने इस पॉइंट से मूव किया है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो अगर आप लोग स्टूडेंट्स देखें तो दोनों का थीटा क्या है, सेम है। अगर मैं यहां से यहां भी मूव करूं, एक छोटे सर्कल में भी मूव करूं तब भी थीटा उतना है, और एक बड़े सर्कल में मूव करूं तब भी थीटा इतना है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि दोनों का जो थीटा है वो क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों का थीटा क्या है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो अगर मैं कहूं कि एक छोटा सर्कल है, बल्कि एक बड़ा सर्कल है, और उसके बीच में एक छोटा सर्कल है, ठीक है, और मैं मूव करता हूं फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो येलो वाले का डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, या ब्लू वाले का डिस्टेंस ज्यादा है, तो आप लोगों को सामने नजर आएगा कि ब्लू वाले का ज्यादा है। तो यानी कि जिसका रेडियस ज्यादा होगा
सेंटर से रेडियस जिसका ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी उसकी डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर क्या आंसर आएगा, यहां पर आंसर आएगा कि बी पॉइंट का जो है, क्योंकि रेडियस ज्यादा है इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब अगली चीज ये है कि हमने फाइंड करना है ओमेगा। ओमेगा होता है थीटा बाय टी। मैं कहता हूं कि टाइम दोनों का सेम लगा है। सेम क्यों लगा है, क्योंकि एक ही रॉड है, तो जितने टाइम में ए यहां से यहां आया है, बी उतने टाइम में यहां से यहां आया है। टाइम दोनों का सेम लगा और हमें पता है कि थीटा भी क्या है, दोनों का सेम है, तो ओमेगा क्या होगा, अगेन सेम होगा। ठीक है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी हमारे पास होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। टाइम तो दोनों का सेम है हमें पता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो बी का ज्यादा है, इस वजह से वेलोसिटी भी बी की क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका क्या आंसर आएगा, बी पॉइंट। और सेम प्रिंसिपल आपका अप्लाइड होगा अल्फा पे, कि अल्फा आपका सेम रहेगा और ए जो है वो आपका बी पॉइंट का ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये है क्या आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन सारी लीनियर और एंगुलर के रिलेशन के बिटवीन। वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। ये टॉपिक डायरेक्टली बुक में नहीं गिवन, लेकिन एंट्री टेस्ट के लिए आप लोगों के का इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको मैं ये लिखूंगा कि प्रोड्यूस्ड ड्यू टू change in magnitude of linear या tangential velocity। क्या मतलब है इसका, इसका यह मतलब है कि अगर हम एक सर्कल ले लें, ठीक है, और सर्कल पे मैं कहूं कि ये मेरे पास डिफरेंट पॉइंट्स की टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और मैं कहूं कि ये बॉडी रोटेट करते हुए अपनी टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी कि वो तेज हो रही है, मैं कहता हूं यहां पर 5 मीटर पर सेकंड है, यहां पर 10 मीटर पर सेकंड है, यहां पे 15 मीटर पर सेकंड है, तो आप लोग देखें कि इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, चेंज कर रही है। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो बनेगी वो मेरे पास बनेगी चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर ये वेलोसिटी चेंज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, और अगर नहीं हो रही तो क्या होगी, नहीं होगी। फाइनली जो है वो बात कर लेते हैं जरा सी इसके डायरेक्शन के बारे में, कि इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए क्या है कि डायरेक्शन मैटर करता है कि वेदर जो उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं कहता हूं कि वेलोसिटी 20 से 15 हो गई और फिर 5 हो गई, तो पहले सर्कल में यानी कि लेफ्ट साइड वाले सर्कल में देखें तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, जबकि राइट साइड में डिक्रीज कर रही है। रूल क्या है हमारे पास, रूल ये है कि अगर हमारे पास लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी तो v और a का सेम डायरेक्शन होगा, और इसके बरक्स अगर वेलोसिटी हमारे पास डिक्रीज कर रही होगी तो v और a का ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस केस में लूं तो अगर v का ये डायरेक्शन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी यही डायरेक्शन होगा, और इस केस में क्योंकि डिक्रीज कर रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके ऑपोजिट हो। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में याद रखनी है। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसके लिए मैंने आपको ये पढ़ाया है, और उस टॉपिक को मैं नाम देता हूं यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल सर्कुलर मोशन। और
ये टॉपिक करने के लिए मुझे आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ेगा कि ये क्या है, क्यों है। कोई भी अगर सर्कुलर मोशन है तो उसके अंदर 3 एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स पॉसिबल हैं। पहली है जी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि होती है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से, यानी कि अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनेगी। दूसरी एक्सेलरेशन होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि हमने पढ़ा था होती है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से। और तीसरी एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, जो कि है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा की वजह से। ठीक है, इन तीनों को मैं कलर्स इनके सेपरेट कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये फर्क करने में आसान हो। इसको हम कह देते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, पर्पल हम बना देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, और येलो हम रहने देते हैं अल्फा को। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब मैं 2 एग्जांपल्स लेके चलता हूं और उसके साथ हम डिस्कस करते हैं। पहला मैं कहता हूं जी हमारे पास ये सर्कल है और इसमें जो वेलोसिटी है वो स्पीड है सॉरी वो हर पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकेंड ही है। हर पॉइंट पे कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड है। इसके मुकाबले में एक और सर्कल है, उसकी जो है वो इंक्रीज कर रही है, यानी कि 5 से 10 हो गई, 10 से 15 हो गई। अब हमने देखना है कि इन दोनों में एक्सेलरेशंस का क्या हिसाब है। सबसे पहले बात करते हैं जी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। तो इसकी वेलोसिटी जो है, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी? नहीं होगी, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल वो टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी हर पॉइंट पे 5 है तो वो कैसे बन सकती है? वो 0 होगी। दूसरी बात कर लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। क्या ये वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है? तो हाँ जी, हमें नजर आ रहा है इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ है, इस पॉइंट पे लेफ्ट साइड पे है, इस पॉइंट पे डाउनवर्ड है, तो अपना डायरेक्शन वो चेंज कर रही है। तो अगर चेंज कर रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। जी हाँ होगी। किसके इक्वल होगी? v²/r के इक्वल होगी। फाइनली देख लेते हैं, और इसमें मैं बनाऊं तो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगी, हर पॉइंट पे ऐसे करके होगी। आखिरी अगर मैं कहूं कि भाई क्या इसके पास अल्फा है यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं है, क्योंकि इसका ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। अगर v कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, और ओमेगा कांस्टेंट होगा तो अल्फा कितना होगा? 0 होगा। तो अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही है, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो नहीं कम ज्यादा हो रही, तो उसके पास सिर्फ एक एक्सेलरेशन होती है। कौन सी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल स्पीड से मूव करने वाली बॉडी के बारे में। यहां पर अगर आप देखें तो इसकी वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है, वो चेंजिंग है। तो इसके पास क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी? जी हां होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी पहले 5 थी, फिर 10 हो गई, फिर 15 हो गई। क्या इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी? जी हां होगी, क्योंकि इतना डायरेक्शन चेंज कर रही है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर होगी। फाइनली अगर मैं कहूं कि क्या इसके पास अल्फा होगा, तो ओमेगा भी जो है वो इसका चेंजिंग है, तो इसके पास अल्फा भी होगा। तो अगर एक बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ घूम रही है तो उसके पास तीनों किस्म की एक्सेलरेशंस होंगी। फाइनली मैं आपको एक्सेलरेशंस के बीच में एक रिलेशन दिखाना चाहता हूं। कंसीडर कर लेते हैं यहां पर हम एक पेज, और उस पेज पे एक बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है इस तरह से। ठीक है, अब मैं कहता हूं जी कि इसके हम एक्सेलरेशंस फाइंड करते हैं। विल फर्स्ट ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल के लिए जो अल्फा का डायरेक्शन होगा वो अलोंग एक्सिस होगा।
जो मेरे पास सेंट्रीपिटल होगा इस पॉइंट पे वो टूवर्ड्स द सेंटर होगा, और इस पॉइंट पे जो आखिरी चीज टेंजेंशियल है वो मेरे पास इस तरफ होगी। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों का आपस में एंगल निकालूं तो आप तीनों को ले लें। यहां पर मैं कहता हूं मैं सबसे पहले अल्फा और सेंट्रीपिटल का आपस में डायरेक्शन देखता हूं, तो ये बन रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। अगर मैं बात करूं यहां पे आपके पास एंगुलर और टेंजेंशियल की, तो वो भी कितना है? 90 डिग्री है। और फाइनली अगर हम देख लें सेंट्रीपिटल को और टेंजेंशियल को, तो यहां पर भी कितना है? 90 डिग्री है। तो इसलिए यहां पर मैं लिख सकता हूं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। तो इन तीनों एक्सेलरेशंस के बीच में आपस में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री ही होता है। सही है, आप लोगों ने ये वाली जो स्लाइड है इससे पिछली वाली, ये आप लोगों ने ध्यान से समझनी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो एक एक्सेलरेशन होगी, अगर स्पीड कम या ज्यादा हो रही होगी तो आपके पास तीन किस्म की एक्सेलरेशंस होंगी। एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एक छोटा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़े का टॉपिक है। टॉपिक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अच्छा, हॉरिजॉन्टल सर्कल क्या है जी? कि मैं कंसिडर करता हूं कि मैंने एक स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, एक बॉल को अटैच किया हुआ है और मैं इसे हॉरिजॉन्टली एक सर्कल में घुमा रहा हूं ऐसे करके। ठीक है, ये घूम रहा है ऐसे करके आपके पास हॉरिजॉन्टली एक सर्कल में। अच्छा जी, अब इसके मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं। मैं कहता हूं कि ये ए पॉइंट हो गया, ये आपके पास बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। और मैं देखता हूं कि हर पॉइंट पे इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो कितनी है। ठीक है, हमने बेसिकली टेंशन देखनी। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप लोग याद रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में हर पॉइंट पे जो टेंशन होती है वो इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और हर पॉइंट पे जो टेंशन है वो सेम रहती है। ठीक है, किसी पॉइंट पे कम या ज्यादा नहीं होती। इसमें जो हमारे पास वेट है, वेट ऑफ अ बॉडी जो है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो हमेशा डाउनवर्ड हर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। इधर भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इधर भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इधर भी, और इस तरफ भी नीचे की तरफ ही एक्ट कर रहा है। उसका कोई रोल नहीं है इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ठीक है, वर्टिकल में उसका रोल आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में आपसे ज्यादा से ज्यादा यही पूछा जा सकता है कि मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, या इस तरह कहते हैं कि बाय keeping velocity constant, length of a string is reduced to half। तो स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक होने के चांसेस उसके इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। ये आपके पास सवाल है कि एक लेंथ को मैंने हाफ कर दिया है तो स्ट्रिंग के चांसेस जो है वो हाफ होंगे या डबल होंगे। तो टेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी, रेडियस के। तो अगर आपका रेडियस कम होगा तो आपकी टेंशन जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर टेंशन ज्यादा होगी तो ब्रेक होने के चांसेस जो हैं वो भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो इसलिए स्मॉल स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन ज्यादा एक्ट करती है,
और उसके ब्रेक होने के चांसेस भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसका ये आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं जी, और जाके हम देखते हैं अपने पास वर्टिकल मोशन को। यानी कि अब जो है वो इस तरह से रोटेट हो रहा है। ठीक है, इसको एक साइड पे बना देते हैं। इस तरह से ये रोटेट हो रहा है। इसके भी 4 पॉइंट्स ले लेते हैं। यहां से स्ट्रिंग गई हुई है चारों पॉइंट्स पे। इस तरह करके। अच्छा, अब अगर मैं फर्स्ट पॉइंट यानी कि ए की बात करूं तो यहां पर जो टेंशन होगी वो इक्वल होगी mv² बाय आर के, यानी कि सिंपल सेंट्रीपिटल फोर्स के। यहां पर भी जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के पास आएगी। बॉटम पे स्टूडेंट्स हमारे पास टेंशन मैक्सिमम हो जाती है और इसकी वैल्यू होती है सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि mv² बाय आर प्लस mg। और इस पॉइंट पे जो है वो टेंशन हमारे पास मिनिमम हो जाती है और वो इक्वल हो जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस वेट के, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि mv² बाय आर माइनस mg के। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि किस पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होती है, किस पे मिनिमम होती है। फर्दर अगर वेलोसिटी की बात करें तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो इक्वल होती है 5g r के, और वो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम वेलोसिटी। इन दोनों पॉइंट्स की बात करें तो यहां पर वेलोसिटी होती है 3gr, इधर भी और इधर भी। और टॉप पे बात करें तो यहां पर वेलोसिटी मिनिमम होती है और इक्वल होती है √g r के। ठीक है, तो ये हमने वेलोसिटीज की बात कर ली कि बॉटम पे क्या होगी। अगर मैं कहूं कि किस पॉइंट पे ब्रेकिंग के चांस मैक्सिमम है, तो इस जगह पे चांस सबसे ज्यादा है कि स्ट्रिंग ब्रेक होगी। और किस जगह पे चांसेस मिनिमम है, तो वो टॉप पे जो है वो ब्रेकिंग के चांसेस मिनिमम है, क्योंकि यहां पर टेंशन जो है वो क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अगर मैं कहूं कि वर्टिकल सर्कल में टेंशन किस पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, तो बॉटम पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होती है। किस पॉइंट पे मिनिमम होती है, टॉप पे होती है। किस पॉइंट पे इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, आपके पास जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स होंगे उन पे इक्वल टू होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं आपकी सर्कुलर मोशन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड।